नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आप सभी को प्रिपरेशन आईएएस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि कॉन्टिनेंट के अगला सीरीज जो है कि हम लोग साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के बारे में देखना है कि साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट एक खूबसूरत कॉन्टिनेंट है, एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्टिनेंट है जिससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। वो कमीशन से रिलेटेड जो भी पेपर होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, या समीक्षा अधिकारी हो, या एनडीए हो, या सीडीएस हो, तो हम लोग देखेंगे कि साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट जो है कि यहां से कितने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं और किस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ा जाए कि यहां से जो भी प्रश्न पूछता है वो आपके आसानी पूर्वक, जो सरलता पूर्वक क्या हो सके कि बन सके। तो कोई भी कॉन्टिनेंट जब आप पढ़ते हैं तो उसको सबसे पहले क्या करनी चाहिए कि इसकी चौहद्दी को क्या आपको इंडिकेट कर लेना चाहिए। कि अगर हम बात करें इसकी चौहद्दी के बारे में तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि किसी चीज के आपको क्या है कि ईस्ट में क्या है, आपके वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है और साउथ में आपको क्या है। तो हम अगर ये जो है कि इस अगर बात करें, अगर साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अगर ईस्ट की हम सभी बात करें तो ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि अटलांटिक ओशियन आपको मिलेगा। कौन सा मिलेगा? तो आपको क्या है कि अटलांटिक ओशियन की बात करते हैं। इसके पूर्वी क्षेत्र में जो है कि अटलांटिक ओशियन है। कौन सा है? अटलांटिक आपका ओशियन है। इसके पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, अगर हम सभी वेस्ट की अगर बात करते हैं तो यहां पर जो क्या है कि पैसिफिक ओशियन है, यानी कि प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है। कि प्रशांत महासागर का क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र में दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के। अगर हम इसके नॉर्थ की बात करते हैं, कि अगर हम सभी इसके उत्तर की बात करते हैं तो यहां पर देखने को मिलेगा कि कैरिबियन सी है। और कैरिबियन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके क्या है कि उत्तर में क्या है कि कैरिबियन सी है। साथ ही अगर हम सभी इसके दक्षिण की बात करते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि साउथ आपको क्या कि अटलांटिक आपको क्या है कि ओशियन है। इधर आपको देखने को मिलेगा क्या कि साउथ आपको क्या है कि पैसिफिक ओशियन है, साउथ पैसिफिक ओशियन आपको मिलेगा। तो इससे ये बाहरी क्षेत्रों में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि आपको साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के बारे में पूछेगा तो इसकी पूरब में क्या है तो अटलांटिक ओशियन है। इसके पश्चिमी क्षेत्र में क्या है तो पैसिफिक ओशियन है। अगर इसके उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो आपको कैरिबियन सी है। और इसके दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी क्षेत्र में साउथ पैसिफिक ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन है। तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। इसके बाद विशेष करके अगर हम सभी बात करें तो यहां पर एक बाबू देखना कि ये जो क्या है कि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है, यहां पर देखना ये वाला जो देख रहे हो कि ये क्या है कि साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है। तो यहां पर एक क्या है कि पनामा स्थल संधि है। कौन सा स्थल संधि है? तो पनामा। कौन सा है? तो पनामा जल संधि नहीं है, स्थल संधि है। कौन सा संधि है? तो स्थल संधि है। तो अगर हम सभी पनामा की बात करें तो ये जो क्या है कि पनामा की अगर हम बात करते हैं तो पनामा क्या है कि स्थल संधि है। कौन सी संधि है? तो स्थल संधि। जो स्थल संधि होता है तो ये दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ेगा। अगर हम सभी जोड़ने की बात करें तो इसको किसको किसको जोड़ेगा? तो याद रखना बाबू कि ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट को जोड़ रहा है और क्या कि ये साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट को क्या कर रहा है कि जोड़ रहा है। तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट प्लस क्या कि साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट को ये क्या कर रहा है कि जोड़ रहा है। इसको विशेष करके ध्यान रखिए। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं कि अलग करेगा किसको, तो ये अलग की अगर बात करते हैं हम सभी की अलग किसको करेगा तो दो जलीय भागों को अलग करेगा। यहां पर देखने को मिल रहा है कि कैरिबियन सी को आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा। और यहां पर जो क्या है कि पैसिफिक ओशियन है, इस पैसिफिक ओशियन को क्या कर रहा है कि अलग कर रहा है। इस दोनों को अलग कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है बाबू कि इसी को पनामा नहर जो है, पनामा कैनाल की जो निर्माण की गई है इसी स्थल संधि की। यहाँ पर एक निकारागुआ झील था और इस निकारागुआ झील को क्या किया गया कि इसको काट कर यहाँ से स्थलीय भाग को यहाँ पर एक नहर बनाया गया
और इसी नहर से क्या कि 26% पूरा दुनिया का व्यापार होता है। कितने प्रतिशत? तो 26% पूरी दुनिया का व्यापार किस नहर से होता है? तो पनामा कैनाल से होता है और पनामा नहर से होता है। तो अगर अलग करने की बात करें तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा, कैरेबियन सी आपको क्या, तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा तो किसको, तो आपको कैरिबियन सी और दूसरी क्या कि आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि पैसिफिक ओशियन, इसको क्या करता है कि आपको अलग करता है, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये तो जो स्थल संधि है, अब मैंने बताया था कि दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ेगा तो उसे क्या कहते हैं? स्थल संधि। अगर प्रश्न पूछता है कि देश के नाम पूछेगा तो यहां पर याद रखिएगा कि पनामा देश, पनामा ये देश, और दूसरी चीजें क्या है कि आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि कोलंबिया, किसको अलग करता है? तो कोलंबिया को, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा, किसको? तो कोलंबिया को। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक आपको विशेष करके मिलेगा कि आप अगर जो हम सभी बात करें तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि एक आपको यहां पर जल संधि मिलेगा, एक स्थल संधि और एक जल संधि। एक जल संधि की अगर बात करें तो जल संधि यहां पर देखना बाबू कि एक जो है कि केप हॉर्न यहां पर आइलैंड है, केप हॉर्न आइलैंड है, इसी के बीच में यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक आपको क्या कि मैगलन जल संधि। कौन से? मैगलन जल संधि। जो मैगलन जल संधि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। अगर मैगलन जल संधि के बारे में अगर हम सभी बात करें कि मैगलन जल संधि की अगर बात करें हम सभी की, मैगलन जो जल संधि है तो ये जो जल संधि है तो ये दो बड़े जलीय भागों को जोड़ेगा। किसको किसको जोड़ेगा? तो दो बड़े जलीय भागों को जोड़ेगा। अगर जोड़ने की बात करें तो यहां पर देखना कि जोड़ने की अगर हम सभी बात करते हैं और दूसरी क्या आपको अलग करने की बात करते हैं, विशेष करके ध्यान रखिएगा। यहां पर जोड़ने की अगर हम सभी बात करते हैं तो जोड़ने की अगर हम सभी बात करते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक क्या है कि साउथ ये अटलांटिक ओशियन और दूसरी जो देख रहे हैं कि साउथ ये पैसिफिक ओशियन के जल को क्या करेगा कि ये जोड़ रहा है। यहां पर दोनों को विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो जोड़ने की बात करें तो साउथ आपको अटलांटिक ओशियन प्लस क्या है कि साउथ आपको पैसिफिक ओशियन के जल को क्या कर रहा है कि जोड़ रहा है। पहला प्रश्न यहां पे अगर पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी जल संधि साउथ पैसिफिक ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन के जल को जोड़ती है, तो आपको आपको मैगलन स्ट्रेट, आपको क्या है कि मैगलन जल संधि क्या करती है कि जोड़ती है। वही अगर अलग करने की बात करें तो यहां पर अलग करने की बात करें तो देखना बाबू कि ये जो साउथ अमेरिकी जो क्या है कि साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के मेन लैंड को जोड़ रहा है, अलग कर रहा है, और केप हॉर्न क्या आइलैंड को कर रहा है। तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के जो क्या है मेन भूमि, इसको मेन भूमि को कर रहा है, और दूसरी चीजें क्या है कि आपको केप हॉर्न आपको क्या आइलैंड को कर रहा है। इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अगर प्रश्न इस पर पूछता है तो यही आंसर होगा, अगर प्रश्न इस पर पूछता है तो यही आंसर होगा। इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब मैगलन जल संधि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना कि केप हॉर्न के आपको क्या है के ऊपर है। तो एक जल संधि और एक जल स्थल संधि, आपको दो चीजें हम लोगों ने देखा। अब हम सभी प्रयास करते हैं कि इसके आंतरिक भाग में इन सबों का इसका प्रवेश करते हैं कि इसके आंतरिक भाग में देखते हैं कि इसके आंतरिक भाग में क्या है। उसके बाद कि अगर हम सभी इसके आंतरिक भाग के प्रवेश करें या चले आंतरिक भाग में, तो इसके आंतरिक भाग में हम सभी को देखने को मिलेगा कि इस जो साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट को सबसे पहले विशेष करके ध्यान रखिएगा कि साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट को पक्षियों वाला महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे? साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के नाम से के साथ साथ आपको क्या पक्षियों वाला महाद्वीप के भी नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? कि यहाँ 1200 से अधिक प्रकार की क्या आपकी पक्षियां आपको पाई जाती है। 1200 से अधिक प्रकार की यहाँ पर पक्षी पाई जाती है। अब जैसे हम सभी इसके इंटरनल पार्ट में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा कि इन क्षेत्रों में दुनिया के सबसे लंबी जो क्या है कि पर्वत माला जो है या पर्वत श्रेणी जो है, इसका क्या नाम है बाबू?
तो एंडीज नाम है, इसको देखो विशेष करके। ये क्या है कि एंडीज है, कौन सा है तो एंडीज है। और जो एंडीज पर्वत श्रेणी है, ये एंडीज पर्वत श्रेणी क्या है कि दुनिया के सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। एंडीज जो है दुनिया के सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ये किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है तो ये नवीन मोर्टार पर्वत श्रेणी है, और जो आपके क्या है कि साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के पश्चिमी हिस्सा में क्या है कि विस्तृत है। अगर इसके निर्माण की अगर बात करें तो इसके निर्माण के क्या है कि साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट प्लेट, और दूसरी क्या है कि आपको पैसिफिक ओशियन आपको क्या है कि प्लेट को आपस में टकराने से इसका हुआ है। देखो बेटा, इसके दोनों की गति से अभी भी क्या है कि इस एंडीज पर्वत श्रेणी की क्या हो रही है कि ऊंचाई में वृद्धि हो रहा है। दूसरी चीज क्या है कि कोई भी पर्वत श्रेणी होगा तो उस पर्वत श्रेणी के बारे में हमने बताया था कि वो जल विभाजक होगा, जलवायु विभाजक होगा, आपके वनस्पति विभाजक होगा, और क्या सांस्कृतिक विभाजक होगा, और जनसंख्या विभाजक भी होगा। दूसरी चीज कि इसके सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो अकंकागुआ, यहां पर देखना बाबू कि अकंकागुआ, अगर अकंकागुआ की बात करें, अकंकागुआ अकंकागुआ की जो है ऊंचाई, सबसे पहले विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना 6900 आपके कितना के 96 मीटर है। ये जो क्या है एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट अकंकागुआ है। कौन सी है तो माउंट अकंकागुआ। ये कहां है तो चिली और अर्जेंटीना के कहां पर है कि चिली और अर्जेंटीना के आपको देखने को मिलेगा, चिली और अर्जेंटीना की ये बॉर्डर पर ही स्थित है। चिली और अर्जेंटीना के कहां पे है तो बॉर्डर पर ये स्थित है, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। ये एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछ लेगा मिलान करने के लिए। एक साइड क्या करेगा कि सूची 1 में या लिस्ट 1 में दे देगा कि दुनिया के सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, जो भी आपको एंडीज दे दिया, आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दे दिया, रॉकी दे दिया, हिमालय दे दिया, आपको अल्प्स दे दिया, तमाम प्रकार के दे देगा। एक साइड में आपको क्या करेगा कि उसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में दे देगा। अब उसको मैच करो, उसको मिलान करो, तो इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिए। फिर इसके बाद देखना कि इसी पर्वत श्रेणी में एक क्या है कि सबसे कोटोपैक्सी, आपको क्या है कि कोटोपैक्सी, विशेष करके ध्यान रखना कि ये इक्वाडोर में क्या है कि ये कोटोपैक्सी है इधर। अब कोटोपैक्सी जो है कि कोटोपैक्सी क्या है कि कोटोपैक्सी के बारे में अगर हम सभी बात करें, ये कोटोपैक्सी दुनिया के सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत चोटी है। दुनिया के सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत चोटी कौन सी है तो माउंट कोटोपैक्सी है। अब माउंट कोटोपैक्सी के जो चढ़ने के क्रम में होमबोल्ट नामक व्यक्ति ने मानव जाति पर पड़ने वाला वायुदाब का सर्वप्रथम क्या किया कि अध्ययन किया कि मानव जाति पर वायुदाब का अध्ययन कैसे किस प्रकार से होता है, किस व्यक्ति ने किया था तो होमबोल्ट नामक व्यक्ति ने किया था। वो भी कैसे कोटोपैक्सी के चढ़ने के क्रम में। आज जो कोटोपैक्सी जो है कि आपको देखोगे कि आपको विशेष करके देखोगे तो ये कहां पे है तो इक्वाडोर में है। कहां पे है तो इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी कहां पे तो इक्वाडोर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके विशेष करके ध्यान रखिए। उसके बाद देखना कि एक मिलेगा आपको पर्वत श्रेणी जो है यहां पर कि कोर्डिलेरा ओरिएंटल और दूसरा क्या कि कोर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। देखो बाबू, कोर्डिलेरा जो है कि ओरिएंटल, ये जो क्या है कि कोर्डिलेरा ओरिएंटल और दूसरा क्या है कि कोर्डिलेरा आपको क्या है कि ऑक्सीडेंटल। ये दो क्या है कि ऑक्सीडेंटल, कोर्डिलेरा ओरिएंटल और कोर्डिलेरा क्या कि ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल ये दो चीजें। सबसे पहले कि कोर्डिलेरा के मतलब क्या होता है कि अगर कोर्डिलेरा के बारे में हम सभी जानना चाहे तो कोर्डिलेरा जहां 3 प्रकार की पर्वत श्रेणी मिलती हो, क्या आपको नवीन, प्राचीन और अवशिष्ट, तीनों प्रकार के माउंटेन रेंज जिन क्षेत्रों में मिलता है उसी को क्या कहते हैं कोर्डिलेरा कहते हैं, है कि नहीं। तो इस कोर्डिलेरा के बारे में भी विशेष करके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम सभी देखते हैं कि जैसे हम सभी इसके आंतरिक भाग में प्रवेश करते हैं तो बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगा
कि यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि एक आपको देख लेते हैं घास के मैदान, तो यहां पर विशेष करके कि एक पंपास घास के मैदान है। कौन से घास के मैदान? तो यहां पर देखना कि पंपास, ये जो पंपास है, पंपास जो घास के मैदान है, इसके बारे में अगर विशेष करके किया जाए तो ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान ये किस देश में विस्तृत है? तो अर्जेंटीना देश में क्या है कि विस्तृत है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है कौन सा? तब पंपास। अब पंपास जो है कि यहां पर एक अल्फा अल्फा नामक घास पाया जाता है। उस अल्फा अल्फा नामक घास में सर्वाधिक प्रोटीन युक्त होता है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में जो है कि मांस के लिए भेड़ बकरी और जानवर को क्या पाला जाता है कि सबसे ज्यादा। तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि पंपास घास के मैदान क्या है? तो टेम्परेट घास के मैदान है। आपको शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ये किस देश में स्थित है? तो आपको देखने को मिलेगा कहां पे कि अर्जेंटीना में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? तो अर्जेंटीना में मिलेगा। उसके बाद देखोगे कि आपको एक मिलेगा घास के मैदान जिसका नाम है कि ग्रीन चकाको। कौन से? ग्रीन चकाको। और ग्रीन चकाको जो ये घास के मैदान है, ये किस प्रकार के घास के मैदान है? तो ये उष्ण है। किस प्रकार के है? तो ये उष्ण है। किस है? तो ये उष्ण है। ये जो उष्ण घास के मैदान है, इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये 2 देशों में विस्तृत है। कितने देशों में विस्तृत है? तो 2 देशों में विस्तृत है। तो एक आपको देखने को मिलेगा कि ये जो क्या है कि आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि एक ये ग्रीन चकाको जो घास के मैदान है, तो ये प्राग्वे में है और क्या है कि अर्जेंटीना देश में विस्तृत है। किस पे विस्तृत है? तो अर्जेंटीना में। 2 देशों में विस्तृत है। कहां पे? तो आपको ग्रीन चकाको जो घास के मैदान है कहां पे विस्तृत है? अर्जेंटीना। और कहां पे विस्तृत है कि आपको प्राग्वे देश में विस्तृत है। किस प्रकार के है? तो उष्ण है। किस प्रकार के है? तो टेम्परेट है, सॉरी आपको क्या ट्रॉपिकल है। किस प्रकार के? तो ट्रॉपिकल। अब यहां पर देखिएगा कि इसके बाद एक घास के मैदान आपको मिलेगा, तो आपको कैंपोस घास के मैदान। देखो बाबू, ये कैंपोस जो घास के मैदान है, ये कैंपोस जो है, ये जो कैंपोस घास के मैदान है, ये जो क्या है कि ये आपको जो ब्राजील में है। कहां पे है? तो किस देश में है? तो ब्राजील में है। इस पर एक बार यूपीएससी ने इसको प्रश्न में पूछा विशेष करके कि ब्राजील के किस दिशा में क्या है कि स्थित है। इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो ये ब्राजील में स्थित है। कैंपोस किस प्रकार के घास के मैदान है? ये घास के जो मैदान है ना, तो ये कैंपोस उष्णकटिबंधीय है। किस प्रकार का है बाबू? तो उष्ण है। किस प्रकार का है? तो उष्ण है। तो एक यहां पर आपको मिला था जो आपको पंपास के बारे में देखा था कि वो शीतोष्ण है। दूसरी आपको ग्रीन चकाको मिला जो क्या है कि उष्ण है। और तीसरी आपको कैंपोस क्या है कि ये भी क्या है कि उष्ण है। उसके बाद देखना कि एक लेनोस घास के मैदान, ये भी लेनोस घास के मैदान, ये भी मैदान जो घास के मैदान है, ये किस प्रकार के है? तो ये भी क्या है कि आपको उष्ण है। किस प्रकार के है? तो उष्ण है। यह भी ट्रॉपिकल है। किस प्रकार के है? तो ट्रॉपिकल है। ये किस देश में स्थित है? तो ये वेनेजुएला में है। कहां पे मिल रहा है बाबू? तो ये वेनेजुएला देश में स्थित है, वेनेजुएला में। और लेनोस घास के मैदान जो है कि सवाना प्रकार की घास है। किस प्रकार की घास है? तो सवाना प्रकार की घास है, जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट पे मिलता है, उसी प्रकार के ये घास के मैदान है। कौन सा? लेनोस। लेनोस विशेष करके ध्यान रखिएगा, ये पूछता है कि यहां पर देखना कि वेनेजुएला में सबसे ज्यादा कच्ची तेलों की भंडारण जो है तो इन्हीं क्षेत्रों में है। कौन सा? लेनोस घास के मैदान जो है, लेनोस है, ये कहां है? तो वेनेजुएला देश में है। कहां से है? तो वेनेजुएला देश में। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको देखा कि एक पहले तो आपको क्या है कि पंपास, दूसरी आपको ग्रीन चकाको, तीसरी आपको कैंपोस, और चौथा आपको देख रहे हो कि पंपास, सॉरी आपको लेनोस। चौथा आपके क्या? लेनोस। अब यहां पर प्रश्न कैसे पूछता है? यहां पर अगर प्रश्न की अगर हम सभी बात करें तो प्रश्न पूछ लेगा या तो देश के साथ मिलान करने के लिए घास के मैदान को, या उसके जो जिस प्रकार के वातावरण में वो है, ट्रॉपिकल है या टेम्परेट है या शीतोष्णकटिबंधीय हो या उष्णकटिबंधीय हो, है कि नहीं। तो उसके आधार पर विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो किन किन देशों में है विस्तृत, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखना
एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर बात करें तो एक ये सिलवास मिलेगा। जो अगर इस सिलवास के बारे में अगर हम सभी बात करें तो सिलवास विशेष करके ध्यान रखना कि सिलवास जो है कि एक उष्णकटिबंधीय क्या है कि वन है, क्या है कि उष्णकटिबंधीय क्या है कि वन है। कौन सी प्रकार के वन है? ये वन है। ये दुनिया के सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वनों का क्या है कि ये क्षेत्र है, विशेष करके ध्यान रखिएगा। ये जो सिलवास है दुनिया के सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय वनों का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में जो क्या है कि आपको देखने को मिलेगा कि लंबे लंबे वृक्ष आपको क्या होते हैं कि आपको पाए जाते हैं। लगभग 180 मीटर ऊंचाई इसकी होती है, वृक्षों की 180 मीटर क्या होती है कि इसकी ऊंचाई होती है। 200 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। इतने घने वन होता है और इसमें होड़ लगा रहता है एक दूसरे को सूर्य के प्रकाश को क्या करने के लिए, आपको लेने के लिए। तो इतने लंबी लंबी जो तो ब्राजील क्षेत्र में देखते हो कि बड़ी अमेजन घाटी क्षेत्रों में देखने को ये मिलेगा कि सिलवास जो वन है ये दुनिया के सबसे ऊंचे वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। विशेष करके ध्यान रखेंगे एक और चीज कि यहाँ पे जो लताएं होती है, जो लताएं होती है वो कई किलोमीटर लंबी होती है, 8-8 किलोमीटर से ऊपर लाखों किलोमीटर होती है, लंबी होती है। तो आपने हॉलीवुड मूवियों में देखते हैं कि लता को एक पकड़ के एक एक्टर क्या करता है, एक्टर की बहुत दूर तक ले क्या आपको चला जाता है उसको पकड़े हुए। इन क्षेत्रों में जो वृक्ष पाए जाते हैं तो वृक्ष में इस जंगलों में बड़ी मात्रा में क्या एनाकोंडा और क्या कि आपको सुअर, आपको बहुत सारी चीजें जो आपको बहुत बड़े बड़े जानवर जो पाए जाते हैं जो एक दूसरे के भोजन के पर निर्भर रहते हैं। अब देखो बाबू कि इस सिलवास को ही पृथ्वी का क्या कहते हैं कि फेफड़ा कहते हैं। पृथ्वी का क्या फेफड़ा करते हैं। पूरी दुनिया की ये क्या करता है कि पूरी दुनिया की क्या करता है कि 21% ऑक्सीजन का क्या करता है कि उत्सर्जन करता है। 21% ऑक्सीजन का क्या करता है कि उत्सर्जन करता है। कितना परसेंट? तो 21%। तो यही कारण है कि इसे सिलवास को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। क्यों? कि अगर सिलवास में किसी प्रकार के डिस्टर्बेंस होता है तो पूरी पृथ्वी के जो क्या है कि आपके उसकी जो आपकी प्राकृतिक धरोहर है उसमें क्या डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो सिलवास को ध्यान रखिएगा, दुनिया के सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय वनों का क्षेत्र है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रतिदिन क्या होता है कि 2 बजे तक 2 PM तक वाष्पीकरण ज्यादा होता है। वाष्पीकरण इतनी बड़ी मात्रा में लाखों टन आपको क्या बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन हो रहा है। तो प्रतिदिन शाम को 4 बजे के बाद यहां बारिश होता है 4 o'clock। प्रतिदिन आपको रेन मिलेगा आपको 4 बजे। तो आपको विशेष करके ध्यान रखनी है कि किसी को मान लो कि कोई मूवी में बारिश का सीन अगर लेना है तो वो ब्राजील में जाए और सिलवास क्षेत्रों में जाकर वो क्या करेगा, वो रोकेगा 4 बजे के बाद, देखेगा कि जैसे बारिश शुरू होगी उस समय अपना कैमरा ऑन करके अपना काम करेगा। इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो सिलवास कहां पे है? तो आपको ब्राजील में विशेष करके ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद हम सभी इसमें आगे बढ़ते हैं तो इस घास के मैदान को पूरा देखिएगा, कहीं ना कहीं प्रश्न इससे रिलेटेड पूछते हैं और इसके बाद आगे हम सभी बढ़ते हैं। अब देखो बाबू यहां पर हम सभी आगे बढ़ते हैं तो एक देख लेते हैं सबसे पहले कि नदियों के बारे में। अगर नदियों के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले देखना कि ये जो क्या है कि अमेजन जो है एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलती है। कौन सी? तो यहां पर देखना कि एक अमेजन जो है ये देखो ये निकलती है, ये जाकर कहां पर गिरती है तो अटलांटिक कहां पे तो ओशियन में गिरती है। कहां गिरती है तो अटलांटिक यहाँ पे कहां पे गिरती है तो ओशियन में गिरती है, अपने जल को यहाँ विसर्जित करती है। यहाँ विशेष करके ध्यान। अमेजन जो है अमेजन का उद्भव स्थल की अगर बात करें तो एंडीज पर्वत श्रेणी है। कौन सी है तो एंडीज है, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब ये क्या करती है कि कई देशों से प्रवाहित होते हुए और सिलवास वनों के क्षेत्रों में प्रवाहित होते हुए अपने जल को कहां विसर्जित करती है तो अटलांटिक ओशियन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में अपने जल को क्या करती है विसर्जित करती है। ये दुनिया की क्या है कि सबसे बड़ी नदी है, बड़ी नदी है, लंबी नहीं है। दुनिया की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो नील की बात करेंगे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो चौड़ाई जो है कि ज्यादा है, इसकी ये चौड़ाई क्या है कि ज्यादा है।
मगर वर्तमान समय में क्या है कि इसकी नई एक क्या है कि इसकी जो धारा मिला हुआ है, अगर उस धारा को अंतरराष्ट्रीय ज्योग्राफिकल संस्था अगर मान्यता प्रदान कर देती है कि वही मुख्य धारा है या मेन धारा है, तो दुनिया के सबसे लंबी और दुनिया की सबसे बड़ी नदी ये हो जाएगी। किंतु वर्तमान समय में क्या है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन है कि नहीं? विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब देखोगे कि इसके अगर बाएं साइड से सबसे बड़ी नदी की अगर बात करें, सबसे बड़ी सहायक नदी तो एक जपूरा है। कौन सा है? तो ये तो आपको क्या है कि अमेजन है, अगर अमेजन की बात करते हैं। दूसरी क्या है कि यहां पर देखने को आपको मिलेगा कि क्या है कि जपूरा है। कौन सी है? जपूरा नदी। उसके बाद देखना कि इसके अगर बाएं साइड, ये बाएं साइड से मिलने वाली कौन सी है? तो जपूरा है। यहां से देखना कि अगर दाएं साइड से बात करें तो पुरुष एक नदी मिलेगी। कौन सी मिलेगी? तो पुरुष नदी मिलेगी। उसके बाद आपको देखना कि निग्रो नदी मिलेगी। कौन सी? तो निग्रो नदी मिलेगी और मदिरा नदी मिलेगी इसी क्षेत्र में। तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि इन क्षेत्रों से क्या है कि निग्रो और क्या मदिरा जैसे नदियां क्या होती है कि इधर मिलती है आपको दाएं हस्त से। तो दुनिया के सबसे लंबी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन है। इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक नदी आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा, तो यहां पर मिलेगा कि आपको क्या है कि साओ फ्रांसिस्को। कौन सा है बाबू? कि साओ फ्रांसिस्को। कौन सा? कि साओ फ्रांसिस्को। साओ फ्रांसिस्को नदी की अगर बात करें तो ये ब्राजील में है। ये कहां से निकलती है? तो देखना बाबू कि ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती है। कहां से निकलती है? तो ब्राजीलियन जो हाईलैंड है, यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा, ब्राजीलियन हाईलैंड से, ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलकर, यहां पर ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलकर और ये अपने जल को कहां विसर्जित करती है? तो विशेष करके ध्यान रखिएगा अटलांटिक ओशियन में ही। कहां विसर्जित करती है? अटलांटिक ओशियन में। और जब अटलांटिक ओशियन में विसर्जित करती है तो ब्राजील की एक महत्वपूर्ण नदी है। अब ब्राजील की महत्वपूर्ण नदी क्यों है? कि ब्राजील के महत्वपूर्ण शहरों को ये जोड़ती है। यही कारण है कि इस नदी को ब्राजील की एकता नदी भी कहते हैं। अब वर्तमान समय में आप जानते हैं कि ब्राजील बहुत चर्चा में बना रहा, और इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये जो क्या है कि अटलांटिक ओशियन में जो जल को विसर्जित करती है, इसे ब्राजील की एकता नदी कहते हैं। एक नदी मिलेगा आपको देखना कि ओरिनिको नदी। कौन सी नदी मिलेगी? तो ओरिनिको। देखना यहां पर कि विशेष करके ध्यान रखिएगा, इधर जो आपको इस क्षेत्रों में मिलेगा जिसका क्या नाम है कि ओरिनिको नदी। कौन सी नदी? तो ओरिनिको। और जो ओरिनिको नदी है, देखो ये वाला, इन क्षेत्रों में देखो, ये जो ओरिनिको नदी है, कौन सी नदी है? तो ओरिनिको। ओरिनिको नदी की अगर बात करें तो इसकी सहायक नदी कैरू पर, कौन सा? इसकी सहायक नदी कैरू पर दुनिया के सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है कि एंजिल जलप्रपात क्या है कि स्थित है। कौन सी जलप्रपात स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात क्या है कि स्थित है। तो एंजिल जलप्रपात यहां पर देखना कि दुनिया के सबसे ऊंची अगर जो जलप्रपात की अगर हम बात करें वाटरफॉल की, तो कहां पर है? तो आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ओरिनिको की सहायक नदी कौरू पर। कहां पे है? तो कौरू पर। क्या है कि कौरू पर क्या है कि सबसे क्या है कि ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची क्या है कि जल प्रपात आपको कहां पे स्थित है? जलप्रपात एक सीढ़ी नुमा ऐसे होगा, इस प्रकार से आपको क्या होता है कि जल ऊपर से आपको पहाड़ से गिरता है। इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद एक देखना नदी आपको मिलेगी यहां पर, विशेष करके ध्यान रखिए कि उरुग्वे। कौन सी नदी? तो उरुग्वे। देखो ये जो क्या है कि रियो डी ला प्लाटा है। कौन सा है कि रियो आपको डी आपको क्या है कि ला प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा की क्या है कि ये खाड़ी है। और जो खाड़ी है रियो डी ला प्लाटा का, इसी रियो डी ला प्लाटा में क्या करती है कि एक तो उरुग्वे नदी, और दूसरे यहां पर देखना कि पराना नदी, और तीसरा आपको देखना कि पराग्वे नदी। कौन सी नदी? कि पराग्वे नदी। ये तीनों नदियां अपने जल को कहां विसर्जित करती है कि रियो डी ला प्लाटा में। ये ला प्लाटा में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उरुग्वे नदी है ये ब्राजील से निकलती है, ब्राजील और उरुग्वे के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। वही जो है
कि जो प्राणा नदी है, प्राणा जो क्या करती है कि इस क्षेत्रों से आपको निकलती है, विशेष करके ध्यान रखिएगा। और ये प्राणा जो है, प्राणा भी रियो डी ला प्लाटा में अपने जल को विसर्जित करती है। उसके बाद पराग्वे नदी, मगर किंतु विशेष करके ध्यान, प्राणा नदी पर भी क्या है कि एक दुनिया के सबसे बड़ी जो क्या है, इगुआसो, कौन सा, इगुआसो, इगुआसो की अगर हम सभी बात करें, इगुआसो जो जलप्रपात है दुनिया के सबसे बड़ी जलप्रपात है। दुनिया के सबसे बड़ी जलप्रपात कौन सी है, तो इगुआसो है। कौन सा है, तो इगुआसो दुनिया की सबसे बड़ी जलप्रपात। तो किस नदी पर है, तो प्राणा नदी पर है। किस नदी पर है, तो प्राणा नदी पर है। इस बात को विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट नदियों की अगर जो हम बात करें तो हमने बताया कि आपको देखा कि आपको उरुग्वे, प्राणा, पराग्वे। तीसरी आप चौथी नदी आपको बताया कि सैन फ्रांसिस्को, साउथ फ्रांसिस्को। उसके बाद अमेजन के बारे में, उसके बाद ओरिनिको के बारे में, एक मैगडेलेना की नदी की, इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिए, क्योंकि ये दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो ये मैगडेलेना नदी भी क्या करती है कि अपने जल को विसर्जित कहाँ करती है, कि अटलांटिक ओशियन में ही करती है, आपको कैरिबियन सी के तट पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये हम लोग इसके आंतरिक भाग में अगले वीडियो में क्या करेंगे कि पठार के बारे में देखेंगे, पठार के साथ साथ यहाँ के झीलों के बारे में देखेंगे, यहाँ के और भी जो है नेचर से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके बारे में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। विशेष